बेटा आज हम लोग किरचॉफ्स रूल पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल हमने स्टडी किया हुआ था कि अगर समांतर क्रम में हमने रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड सारी क्वांटिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हम लोगों ने देखी थी और आपने भी उसको स्टडी किया कि इस तरह से अगर समांतर क्रम में कुछ रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो हमने करंट के, वोल्टेज के और रेसिस्टेंस के, ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, सबके रूल्स बनाए हुए थे और हमने देखा कि पैरेलल में जब रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं इसका रेसिस्टेंस R1, R2 और R3, यहां पर पॉइंट A है, यहां पर पॉइंट B है। तो अगर बैटरी का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है तो यहां पर हर रेसिस्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V हो जाता है। ये हमने स्टडी किया। करंट यहां पर आकर डिवाइड हो जाती है। अगर इस रास्ते में जाने वाली करंट I1 है, इस रास्ते में I2, इस रास्ते में I3 करंट है, तो हम इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ओके, अब ऐसे सिचुएशन पे आपको अगर यहां से यहां तक कि रेसिस्टेंस R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, रेसिस्टेंस R2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है और रेसिस्टर R3 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे V/R1, I2 के लिए फॉर्मूला V/R2 एंड फॉर I3 you will use the formula V/R3। तो R1 रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है I1, उसकी वैल्यू V/R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर अपॉन रेसिस्टेंस। तो V/R1, I2 के लिए V/R2, I3 इस वाले रास्ते पे जो करंट जाएगी V/R3। आप इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा सभी रेसिस्टर्स के इंड्स के बीच का सेम है पैरेलल में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखें, इनमें जो करंट होगी वो रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मींस तीनों में से जिसका भी रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसका भी प्रतिरोध सबसे कम होगा, उसमें उस वाली लाइन में, उस वाले पाथ में करंट सबसे ज्यादा होगी। रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा होगी। यहां से आप समझ सकते हैं। अब अगर बाई चांस मैंने ये मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया कि ये है 1 ओम रेसिस्टेंस, ये 2 ओम रेसिस्टेंस है और ये 3 ओम रेसिस्टेंस है, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको और बिना कैलकुलेशन किए आप इतना तो देखकर बता ही सकते हैं कि तीनों रास्तों में से किस रास्ते में करंट सबसे ज्यादा जाएगी। अभी हमने डिसाइड किया कि जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा उस रास्ते में जाने वाली करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इसका रेसिस्टेंस सबसे कम है 1 ओम, बाकी सब इससे ज्यादा है 2 ओम और 3 ओम, तो इस वाले रास्ते पर जाने वाली करंट सबसे ज्यादा होगी। तो I1 सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम I2, उससे थोड़ा सा कम I3। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध सबसे कम होगा उस वाले रास्ते पर करंट सबसे ज्यादा जाएगी
और जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उस रास्ते पर जाने वाली करंट सबसे कम होगी। ये एक छोटी सी चीज है जिसे आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, और इसके बारे में सारी चीज हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोगों को जो स्टडी करना है, जो टॉपिक हमारा आज है, वो है किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम किस लिए हम यूज करते हैं, या किरचॉफ के नियम हमको क्या बताते हैं? तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है कि जो किरचॉफ के रूल हैं, किरचॉफ के नियम है, ये हमारी हेल्प करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपने देखा होगा आपके घरों में ही बहुत किसी किसी जगह पर बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट की कैलकुलेशन, वोल्टेज की कैलकुलेशन, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन, इन सब की कैलकुलेशन करने में किरचॉफ्स के रूल हमारी हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट होते क्या है आखिरकार? तो कॉम्प्लेक्स सर्किट बेटा वो सर्किट है, जैसा मैंने एक सर्किट यहां बना के रखा हुआ है, एक सर्किट हमने यहां पर बना के रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे इस सर्किट में एक से ज्यादा सेल लगी हुई हैं, एक से ज्यादा रेसिस्टर्स यूज हुए हैं, एक से ज्यादा इसमें ये सारा कुछ बहुत सारे यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स लगे हैं, बैटरीज लगी हुई हैं। आप देखें E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, इतनी सारी बैटरीज लगी हैं, इतने सारे रेसिस्टर्स लगे हैं। तो इस प्रकार से, और ये इतना बड़ा सर्किट बना हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि ये तो सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, सर्किट और भी बड़ा है। इधर भी सर्किट अभी फैला हुआ है, इधर भी कहीं सर्किट फैला हुआ है, तो ये सर्किट का एक छोटा सा पार्ट हमने बनाया, लेकिन सर्किट इससे भी बड़ा है। तो इस प्रकार का जो सर्किट होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये जटिल परिपथ इसको कहा जाएगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे ये पता लगाना हो कि ये एक R7 रेसिस्टर है, तो बताइए इस रेसिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी। अगर मुझे ये करना हो तो करंट का तो फॉर्मूला बेटा होता है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, इसको फाइंड करने के लिए मुझे इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, विभवांतर चाहिए, इसका रेसिस्टेंस चाहिए। फिर उस समय जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस में रेसिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो इसमें फ्लो होने वाली करंट मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम है। एक सेल यहां भी जुड़ी हुई है, यहां भी कनेक्ट है, यहां भी कनेक्ट है, यहां भी कनेक्ट है, तो इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, उसको फाइंड करना, ये बहुत मेरे लिए कठिन है। और किसी भी एक रेसिस्टेंस में मुझसे करंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये अभी मैं नहीं फाइंड कर पाऊंगा, ये बड़ा कठिन होगा मेरे लिए। तो इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। और यहां पर बेटा ना तो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई फॉर्मूला लग पाएगा, ना हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई फॉर्मूला लग पाएगा, ना तो ओम्स लॉ को हम यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ से हम करंट का फॉर्मूला मालूम है हमको, लेकिन वो फॉर्मूला भी यहां पर यूज हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सर्किट होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए ही किरचॉफ ने हमको दो नियम बना करके दिए। किरचॉफ के दो रूल्स हमको पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड रूल। लेकिन किरचॉफ के वो रूल्स पढ़ने से पहले, क्योंकि किरचॉफ के रूल्स में कुछ शब्दों को यूज करना है, हमको कुछ वर्ड्स हमको यूज करने हैं, तो उन शब्दों को समझना बेहद जरूरी है।
क्योंकि अगर वह आप उन शब्दों को नहीं समझेंगे तो किरचॉफ्स रूल समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले किरचॉफ रूल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप सभी लोग भी ध्यान दें। सबसे पहला जो वर्ड मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दैट इज नोन एज जंक्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं संधि। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि आखिरकार किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन हम किसको बोलेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जंक्शन एक पॉइंट को कहते हैं। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जंक्शन हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पॉइंट को कहते हैं। बट याद रहे, जंक्शन की अपनी एक शर्त है। क्या शर्त है? जंक्शन की ये शर्त है कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट का जहां पर कम से कम 3 करंट पाथ आपस में मिलते हों, धारा के 3 रास्ते आपस में मिलते हों, 3 लाइंस आपस में मिलती हों, 3 जो वायर्स होंगे वो 3 उस जगह पर मिलते हो कम से कम। जहां पर 2 ऐसे ज्वाइन होंगे वहां पर हम उसे जंक्शन नहीं बोलेंगे। जहां पर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस आकर आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, हम उस पॉइंट को जंक्शन बोला करेंगे। जैसे मैं आपको सर्किट में दिखाता हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखें। इस पॉइंट F की बात करिए जरा, यहां पर कितने लाइंस आकर एक दूसरे से मिलती हैं। तो हमने देखा यहां पर एक लाइन इधर से ये आती है और एक लाइन इधर से ये आती है। तो इस पॉइंट पर केवल 2 लाइंस आकर मिलती हैं, इसलिए ये जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कम से कम 3 लाइंस आकर आपस में मिलती हैं। जहां पर 2 लाइंस आपस में मिले, ऐसे पॉइंट को जंक्शन नहीं कहा जाता। और 2 पॉइंट्स तो अधिकतर हर जगह पर मिलते हैं, आप किसी भी जगह पर देख लें। तो हमने क्या देखा, दैट F इज सच अ पॉइंट वेयर 2 लाइंस आर मीटिंग। इफ द 2 लाइंस आर मीटिंग एट पॉइंट F, so we must sure that F is not a junction। और देखिए यहां पर आप देख लीजिए, ये अगर मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पर एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है, 2 लाइंस मिल रही हैं इस पॉइंट पर आकर के। लेकिन हमारी जंक्शन होने की शर्त क्या है कि जंक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कम से कम 3 लाइंस आकर मिलती हैं। लेकिन यहां तो 2 मिलती हैं, तो ये भी जंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी जंक्शन नहीं है। दिस इज ओनली अ टर्न, ये केवल एक मोड़ है, एक टर्न है, ये जंक्शन नहीं है। और देखिए पॉइंट बी की बात करिए जरा, पॉइंट बी की बात करिए। इस पॉइंट पर कितनी लाइंस आकर एक दूसरे को मिलती हैं। तो हमने देखा इस पॉइंट पर 3 लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं। एक लाइन इधर से आ रही है ऐसे, एक इधर से आई है, एक ये नीचे की तरफ से आई है। तो पॉइंट बी पर हमने देखा दैट 3 लाइंस आर ज्वाइनिंग हियर, 3 लाइंस आर मीटिंग टुगेदर हियर। सो पॉइंट बी इज अ जंक्शन। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू दैट जंक्शन is a point in any electrical circuit where at least 3 lines will be meet, जहां पर 3 लाइंस एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, और देखिए क्या ये जंक्शन है बिंदु के, सोचिए और बताइए। तो हमने देखा इसमें एक वायर इधर से आके मिलती है, एक यहां से आती है, केवल 2 ही लाइंस मिलती है, इसलिए ये जंक्शन नहीं है। क्या पॉइंट सी जंक्शन है? तो हमने काउंट किया, एक लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से। पॉइंट सी पर हमने देखा कि 3 लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए पॉइंट सी एक जंक्शन है। ठीक है, पॉइंट डी जंक्शन है या नहीं है? तो पॉइंट डी पर देखिए, एक लाइन इधर से आई है, एक लाइन इधर से, एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से।
तो यहां पर तो 4 लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं, और जंक्शन होने की हमारी शर्त क्या है, कम से कम 3 लाइंस का मिलना जरूरी है। तो यहां पर तो 4 मिल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट डी इज ऑल्सो अ जंक्शन। जहां पर 3 से कम लाइंस मिलेंगी, 2 लाइंस मिलेंगी, दैट पॉइंट विल नॉट बी जंक्शन। ओके, तो अब मैं चाहूं तो जंक्शन के बारे में एक छोटी सी लाइन आपको बता सकता हूं, दैट जंक्शन इज अ पॉइंट on any electrical circuit junction is a point on any electrical circuit where at least 3 current paths meet together। तो ये आपको याद रखना है, जंक्शन इज अ पॉइंट ऑन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर एट लीस्ट, जहां कम से कम 3 करंट पाथ्स मीट टुगेदर, जहां पर कम से कम 3 करंट के 3 रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। 2 रास्ते मिलते हैं, सो दैट पॉइंट इज नॉट अ जंक्शन। Now let's move to the next point, next important word जो कि किरचॉफ्स रूल में यूज होना है और सभी को ये वर्ड्स आने ही चाहिए। सेकंड जो हम देखने चल रहे हैं, दैट इज ब्रांच, जिसे आप हिंदी में शाखा कहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ब्रांच किसको कहते हैं? बहुत ही सिंपल है बेटा, मैं आपको बताऊं, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप एक जंक्शन से स्टार्ट करिए। कहां से स्टार्ट करेंगे आप? एक जंक्शन से स्टार्ट करिए, किसी जंक्शन से, और करंट पथ को फॉलो करते चले जाइए। तो उस करंट पथ को फॉलो कब तक करते चले जाइए? जब तक अगली जंक्शन नहीं आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं, जैसे कि यहां पर ये एक जंक्शन है पॉइंट बी, और पॉइंट सी भी एक जंक्शन है। तो हम इस बी से किसी भी एक तरफ चलना हमने स्टार्ट किया, किसी भी एक तरफ हमने यहां चलना स्टार्ट किया, चलते गए चलते गए चलते गए, जब यहां पर पहुंचे तो जंक्शन आ गई। अब एक जंक्शन से हमने स्टार्ट किया था और एक जंक्शन यहां पर आ गई। तो जैसे एक जंक्शन से स्टार्ट करेंगे और चलते चलते दूसरी जंक्शन आ जाएगी, तो यहां से यहां तक का करंट का जो ये पाथ है, करंट का जो ये रास्ता है, ये जो कंडक्टर रेसिस्टर ये जुड़े हुए हैं, ये लाइन पूरी आपकी ये ब्रांच कही जाएगी बी से सी तक की। इसके आगे जाएंगे तो वो अलग ब्रांच होगी, अलग बात है, लेकिन एक ब्रांच की बात करेंगे तो बी से सी तक में एक ब्रांच आपको मिल रही है। ठीक है, यहां पर देखिए, बी से चलिए, इधर वाला करंट पथ फॉलो करिए, बी से चलेंगे, चलते गए जंक्शन आ गई। जैसे ही जंक्शन आ जाएगी हम रुक जाएंगे और ये छोटा सा ब्रांच हमको मिला, ये भी एक ब्रांच है, याद रखिए सभी बच्चे। यहां से ये एक जंक्शन थी, हमने ऐसा चलना स्टार्ट किया, चलते गए करंट के इस पाथ पे चलते गए, अभी जंक्शन हमको नहीं मिली कहीं भी। एक के बाद जब मैं इस रास्ते पर चल रहा था तो मुझे टर्निंग तो मिली लेकिन जंक्शन नहीं मिली, और मैं आगे चल रहा हूं और आगे चल रहा हूं, अभी भी जंक्शन नहीं मिली, और आगे चलता गया, अभी भी मुझे जंक्शन नहीं मिली, मैं और आगे चल के आया, यहां पर मैं आ गया, तो ये मुझे एक जंक्शन मिल गई। अगर ये मुझे एक जंक्शन मिल गई तो ये एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? ये बी ए से स्टार्ट हुआ, ये बी ए भी एक ब्रांच है।
बी E2 R3 C भी एक ब्रांच है, इधर A R2 K R1 E1 J R4 I E3 C ये भी एक ब्रांच है। तो ये ब्रांच होती है। ब्रांच क्या है? करंट का एक ऐसा रास्ता जो एक जंक्शन से अगली जंक्शन तक आपको ले जाता है, दैट इज नोन एज ब्रांच। ठीक है, तो हम चाहें तो ब्रांच को डिफाइन कर सकते हैं। ब्रांच इज द करंट पाथ, branch is the current path from one junction to another, from one junction to the next। मतलब एक जंक्शन से स्टार्ट करेंगे तो जब तक अगली जंक्शन नहीं आ जाएगी तब तक करंट का वो जो भी रास्ता होगा उसे हम ब्रांच बोलेंगे। ये मैं यहां पर जैसे जंक्शन पढ़ी थी हमने, तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। हमने जो ये सर्किट बनाया है एट रैंडम, मैंने एक सर्किट बना लिया है फॉर योर कन्वीनियंस, आपको समझाने के लिए कौन कौन से पॉइंट जंक्शन है। पॉइंट ए इज अ जंक्शन, बी एक जंक्शन है, सी भी एक जंक्शन है, के जे आई ये जंक्शन नहीं है, ई भी एक जंक्शन है, इसके बाद डी भी एक जंक्शन है और कोई जंक्शन नहीं है यहां पे। ठीक है, तो ये जंक्शंस हैं। ब्रांच के बारे में मैंने बताया, तो ब्रांच के कौन एग्जांपल्स हैं आप देखिए और मुझे बताइए। देखिए यहां से ये एक जंक्शन है, हमने इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया इस पे, तो जंक्शन से चले ऐसे आए, यहां पर अभी जंक्शन नहीं आई, अभी जंक्शन नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, अभी भी जंक्शन यहां तक आ गए हम उतनी दूर, पर जंक्शन नहीं मिली अभी हमको। और आगे चले, क्या ये जंक्शन मिल गई आपको? आंसर इज नो, दिस पॉइंट इज नॉट अ जंक्शन। और आगे चले पॉइंट डी, जंक्शन आ गई। अगर जंक्शन आ गई तो E F E6 R8 G R9 E7 H D ये पूरा यहां से यहां तक का जो ये लाइन है, यहां से यहां तक का जो ये करंट का रास्ता है, दिस इज नोन एज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब अगर ई से फिर चलना स्टार्ट करें और इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ चलना स्टार्ट करें, अगर आप इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो चलिए, जंक्शन अभी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अब आ गई जंक्शन। तो एक जंक्शन से हम चलना स्टार्ट करते हैं और जब तक अगली जंक्शन नहीं आ जाती है, उस बीच का जो रास्ता होता है दैट इज नोन एज अ ब्रांच। तो E R7 E5 D इट इज ऑल्सो अ ब्रांच, ये भी एक ब्रांच है। इस जंक्शन से चलना इधर की तरफ स्टार्ट करिए, E4 R6 B जंक्शन आ गई, तो ये भी एक ब्रांच हो गई, ये भी एक ब्रांच है, 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 याद रखें। और इधर से लंबा रास्ता चल के आए तो ये भी एक ब्रांच है, क्योंकि ब्रांच के लिए मुझे एक जंक्शन से स्टार्ट करना होता है और जब तक अगली जंक्शन नहीं मिल जाती तब तक हम चलते चले जाते हैं। तो ब्रांच के एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पर क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले हमने ब्रांच देखी थी B E2 R3 C, B E2 R3 C ये एक ब्रांच है। एक ब्रांच ये भी है B R6 E4 E, B R6 E4 E दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच। ये लंबी जो रास्ता है करंट का एक जंक्शन से लेकर अगली जंक्शन तक का, ये भी एक ब्रांच है। इसका भी हम नाम लिख सकते हैं EF E6 R8 G R9 E7 H D, ये भी एक ब्रांच है।
और इस तरह से बेटा यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। मैंने कुछ 2-3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस, एक ये ब्रांच मैंने बताई आपको, एक ये भी ब्रांच है और एक ये भी ब्रांच है। तो 3 ब्रांच के एग्जाम्पल्स मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं। ओके, हाँ, ब्रांच में एक चीज सभी बच्चों को याद रखना है, ब्रांच की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी है ब्रांच की? थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, स्पेशलिटी ऑफ ब्रांच। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसे हम ब्रांच कहते हैं, उसकी खास बात क्या होगी? तो उसकी स्पेशलिटी बेटा ये होगी कि किसी एक ब्रांच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर करंट की वैल्यू सेम होगी। ये स्पेशलिटी होगी। याद रखना है सभी बच्चों को, मैंने क्या बताया कि किसी एक ब्रांच में प्रत्येक बिंदु पर करंट की वैल्यू सेम होगी। The value of electric current at each and every point on any junction on any one junction will remain same। देखिए क्या स्पेशलिटी है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मान, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर, ऑन एनी वन ब्रांच, जंक्शन नहीं, ऑन एनी वन ब्रांच, किसी भी एक ब्रांच में विल रिमेन सेम, सेम रहेगी। मींस अगर मैं बोलता हूं कि ये ER7 E5D एक ब्रांच है E से D तक, तो अगर मैंने कहा कि यहां पर करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, तो यहां पर करंट की वैल्यू बताइए। तो हमने देखा दैट दीज 2 पॉइंट्स आर सैचुरेटेड ऑन सेम ब्रांच, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ करंट एट बोथ द पॉइंट्स विल बी सेम। मींस at this point current will be also 5 एम्पियर। ओके, और देखिए E से इधर वाले रास्ते पर आकर के यहां तक, दिस इज वन ब्रांच। अब इस एक ब्रांच के मैंने बोला कि इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो बताइए इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू है, जबकि बगल में एक सेल और लगी है यहां पर, तो बताइए इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये 2 एम्पियर से ज्यादा होगी या 2 एम्पियर से कम होगी, या यहां पर भी 2 एम्पियर होगी? सो इट्स वेरी इजी। वी सा दैट फ्रॉम पॉइंट E ऑन दिस पाथ एट टिल पॉइंट D, दिस इज वन ब्रांच। और अगर ये एक ब्रांच है तो अभी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी एक ब्रांच के हर बिंदु पर करंट की वैल्यू सेम होगी। सो बी श्योर कि अगर यहां पर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, इस पॉइंट पर भी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन एनी वन ब्रांच विल रिमेन सेम। किसी एक ब्रांच के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान सेम रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। अगर मैंने बोला इस रेसिस्टर में फ्लो होने वाली करंट है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर अगर करंट है तो बताइए यहां पर कितनी करंट होगी? इस सेल्फ के पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितनी करंट होगी? हमने चेक किया कि क्या ये कहीं एक ब्रांच तो नहीं है, तो हमने चेक किया कि एक तो ये जंक्शन था, इसके बाद जब चलते गए तो अगली जंक्शन मुझे यहां पर मिली थी आकर के, यानी कि ये पूरी एक ब्रांच है। ए से लेकर के ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये पूरी एक ब्रांच है। अगर पूरी एक ब्रांच है और उसके
इस रेसिस्टेंस में 10 एम्पियर करंट मेजर की जा रही है, तो उसी ब्रांच के इस पॉइंट पर भी 10 एम्पियर करंट होगी। हाँ, इस ब्रांच के बाहर चले जाएंगे आप, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, तो करंट की वैल्यू 10 एम्पियर नहीं रहेगी, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कितनी रहेगी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसको, लेकिन जितनी देर तक आप एक ब्रांच में रहेंगे उतनी देर तक करंट की वैल्यू सेम रहेगी। दिस विल बी द स्पेशलिटी ऑफ ब्रांच इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द ब्रांच, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ब्रांच। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हम जानना चाहते हैं बिफोर स्टडीइंग अबाउट द किरचॉफ्स लॉज। तो थर्ड पॉइंट में हम जो सीखना चाहते हैं वो ये सीखना चाहते हैं दैट व्हाट इज लूप। एक वर्ड हम लोग यहां पर यूज करेंगे जिसे हम बोलेंगे लूप। तो ये लूप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, लूप, आप जैसे कि आपके पास कोई भी वायर है, आपके पास एक रस्सी है, उस रस्सी को, जैसे ये रस्सी हमारे पास है, इस रस्सी को ऐसा हमने मोड़ करके एक छल्ला बना दिया, रिंग बना दिया इसका। यहां पर हमने गांठ लगा दी, जोड़ लगा दिया, जैसा भी कर दिया, हमने एक रस्सी ली, उसको ऐसा मोड़ करके उसको ज्वाइन कर दिया। यहां पर एक सर्कल जैसा आपको दिखेगा, ऐसे किसी भी चीज को हम लूप बोलते हैं। अब आप ध्यान रखें, लूप हमेशा सर्कुलर ही नहीं होता। जब कोई रस्सी किसी कंडक्टर के हम दोनों एंड्स को आपस में ऐसा ज्वाइन कर देते हैं तो यह एक लूप बना लेता है। हम इसको सर्कुलर भी जोड़ सकते हैं, हम चाहें इसको जगह जगह पर मोड़ के आयताकार रास्ता भी इसका बना दें, त्रिकोण वाला रास्ता भी हम इसका बना दें, तो हम किसी भी आकार तो हम कोई भी बना सकते हैं। लेकिन अगर तार का एक ही फेरा लगा हुआ है तो उसे हम लूप बोलते हैं। फिलहाल यहां के लिए लूप, और अगर तार के बहुत सारे फेरे लगे हैं, दो वर्ड आपको आया करेंगे, एक आया करेगा लूप और एक वर्ड आपको आया करेगा कुंडली। इसको लूप कहते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं। अभी तो किरचॉफ्स लॉ में तो नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि ये नाम आया हुआ है सो मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि लूप और कुंडली दोनों में क्या फर्क होता है। लूप में तार का सिर्फ एक छल्ला रहेगा और कुंडली में तार के एक से ज्यादा फेरे रहेंगे। ये लूप और कुंडली में फर्क होता है। रही बात शेप की, तो शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, पंचभुजाकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। एक फेरे और अनेक फेरे से मतलब है। एक फेरा है तो लूप, अनेक फेरे हैं तो कुंडली, कॉइल उसको हम बोलते हैं। फिलहाल इन दोनों में अभी मुझे लूप की बात करनी है, और वो भी लूप इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहां होगा। तो मैं आपको बताऊं कि लूप किसे कहते हैं। हम करंट के किसी बंद पथ को लूप बोल देंगे, बंद पथ को। मैं इसको पहले लिख लेता हूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। A closed path of electric current, a closed path of electric current is known as loop. इलेक्ट्रिक करंट का जो एक बंद पथ होता है उसे हम लूप कहते हैं। कैसे बंद पथ होता है, उसके लिए बड़ा सिंपल है। आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जंक्शन से स्टार्ट करें या कहां से स्टार्ट करें। आप परिपथ के किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और करंट के पथ पे चलते जाइए, कंडक्टर के साथ चलते जाइए और चलते जाइए। तो कहां तक चलते जाइए? आंसर है ये, चलते जाइए कि जब तक फिर से आपको वहीं पर नहीं आ जाते हैं, वहां तक चलते जाइए आप। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट करें और किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके आप चलते जाएं रास्ते में, लेकिन वायर के साथ चलते जाएं, कंडक्टर के साथ चलते जाएं। कंडक्टर के साथ चलते चलते फिर से जब तक वहां नहीं आ जाते हैं तब तक आप चलते जाएं, और जैसे ही यहां से चलकर फिर से आप यहां पर आ जाएंगे
तो वो जो घेरा होगा, बना होगा, वो जितना हिस्सा आपने घेरा होगा उसे हम बोलते हैं लूप। ठीक है, इस सर्किट में लूप कहां है? तो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे सर्किट में लूप ही लूप भरे हुए हैं। आप देखिए ध्यान से, कहां है लूप। मैं किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूं, चाहे जहां से स्टार्ट कर ले, मैं पॉइंट एफ से स्टार्ट कर लेता हूं। पॉइंट एफ से मैंने स्टार्ट किया और किसी भी एक तरफ आप चलते जाइए, ऐसा चलते गए, फिर यहां आ गए, फिर यहां पर आ गए। क्या लूप हो गया? नहीं। हमने अभी आपको शर्त बताई है कि लूप की एक ही शर्त है कि जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करिए, कम बैक टू द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर वापस आ जाइए। तो अभी हम वापस नहीं आए, अब ऐसा यहां से आ गए, यहां पर आ गए, अभी भी लूप पूरा नहीं हुआ। यहां पर जब आ जाएंगे तब हमारा लूप पूरा होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट ही कहां से किया था? पॉइंट एफ से स्टार्ट किया था। तो यहां से ये ऐसा पूरा, ये एक लूप है। ठीक है, आप और देखिए, आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए, यहां से इस जगह से हमने स्टार्ट किया पॉइंट ई से, ध्यान से सभी बच्चे देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ऐसा चलते चले गए, फिर ऐसा चलते चले गए, फिर इसमें आ गए, अभी लूप पूरा नहीं हुआ, फिर ऐसा यहां पर जब फिर से हम ई पर आ गए, तो ये जो चीज पूरी आई, ये एक लूप बन गई। ठीक है, आपको समझ आया लूप? तो लूप के लिए एक शर्त ये है कि जिस पॉइंट से चलिए उस पॉइंट पर ही आपको वापस आना है, कम बैक टू द सेम पॉइंट। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, रही बात कि स्टार्ट कहां से करिए, ये आपकी मर्जी, आप जहां से स्टार्ट कर लीजिए। और मैं आपको बताऊं, लूप के लिए कोई शर्त भी नहीं है कि सबसे बड़ा वाला घेरा लूप होगा कि सबसे छोटा वाला घेरा लूप होगा। इसमें ऐसा लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लूप की बस एक ही शर्त है कि जहां से आप चलना स्टार्ट करिए वहां पर वापस आ जाइए। और देखिए, मैंने दो लूप दिखाए, एक ये लूप दिखाया, और लूप्स देखें जरा। हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी E2 R3 C I J R1 K A, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और फिर से यहां वापस आ गए। तो ये पूरा भी एक छल्ला है, एक घेरा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक लूप बोलेंगे। और लूप को देखिए जरा, ध्यान से सभी देखेंगे। हमने ई से स्टार्ट किया, ई डी सी आई जे के ए बी ई, जहां से हमने चलना स्टार्ट किया वहीं पर वापस हम आए हैं। आप देखिए, ई से चलना स्टार्ट किया तो ई से डी गए, डी से सी गए, सी से आई जे के ए बी ई। तो ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं, ये भी पूरा एक लूप है। भले ही इसमें दो घेरे आप देख रहे होंगे इंक्लूड हो गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ लूप, दिस इज ऑल्सो अ लूप। और ये लूप भी अलाउ है, परमिसिबल है ये लूप भी आपका। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, लूप के लिए वो स्मॉलेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर आप जिस बिंदु से चलना स्टार्ट करिए उसी बिंदु पर वापस आ जाइए, दैट इज लूप। ओके, तो हम चाहें तो लूप के एक आध एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। यहां हम लूप का एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, कोई भी लूप का एग्जाम्पल ले लो। एफ जी, मैं बीच के बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं नोट कर रहा हूं, तो एफ जी एच डी एफ, एफ जी एच डी एफ, ये एक लूप हुआ। और एक लूप ई डी सी बी, एक लूप हुआ। ई डी सी बी एक लूप हो गया। और आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक बड़ा सा लूप बताया, ई डी सी आई जे, ई डी सी आई जे, ई डी सी आई जे के ए बी ई,
KABE, हमने ई से चलना स्टार्ट किया और बाद में फिर हम ई तक आ गए, तो ये भी एक लूप है। इस तरीके से आपके इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे लूप्स यहाँ पर भरे पड़े हैं। आप पूरे का एक लूप बना लीजिए तो वो भी एक लूप बन जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एफ से स्टार्ट करिए, F G H D C I J K A B E F, जहां से स्टार्ट किया वहां पर वापस आ गए तो ये भी एक लूप है। फिर तो लूप में ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। व्हाट इज जंक्शन, व्हाट इज ब्रांच, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्रांच, व्हाट इज लूप, ये सारी चीज अब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं किरचॉफ्स के रूल्स में। पहला नियम हम लोग आज स्टडी करेंगे, तो देखते हैं पहला नियम क्या होता है। तो किरचॉफ के, जैसा कि मैंने बताया कि 2 रूल्स किरचॉफ ने हमको दिए थे, जिसमें से सबसे पहले हम पहला रूल पढ़ने चल रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रूल। किरचॉफ्स रूल्स में ये फर्स्ट रूल है। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल हमेशा जंक्शन पर अप्लाई होगा। याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल होगा ये हमेशा जंक्शन पर अप्लाई होगा, और यही रीजन है कि इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसकी ना तो ब्रांच पे लगेगा ना तो ये लूप पे लगेगा, ये जंक्शन पर लगा करेगा, इसलिए इसका नाम होगा जंक्शन रूल। और एक चीज मैं बताऊं आपको, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल टेल्स अबाउट द करंट, ये हमें करंट के बारे में बताता है, इसलिए इसका एक और नाम रखा गया करंट रूल। तो किरचॉफ के रूल्स में से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। प्रथम नियम आप बोल सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरा किरचॉफ का संधि नियम भी इसी को कहते हैं। तो अगर एग्जाम में किरचॉफ का प्रथम नियम लिखकर ना आए, ये आ जाए कि किरचॉफ का संधि नियम बताइए, तो भी आपको पहला ही नियम बताना है। करंट रूल आ जाए, धारा नियम, तो भी आपको फर्स्ट रूल ही बताना है। इनमें से कुछ भी एग्जामिनेशन में लिख के आता है, आप उसके लिए फर्स्ट रूल ही बताएंगे। तो फर्स्ट रूल में क्या था? फर्स्ट रूल में किरचॉफ ने यह बताया, इसके लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के लिए। उसमें जो सबसे सिंपल लैंग्वेज आपकी है वो ये है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या लैंग्वेज है। किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसकी सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ये आपकी लिखी जाती है। फिर से मैं पढ़ देता हूं, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर, तो आपने देखा कहां पर? संधि पर, जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब बात ही आती है कि करंट्स का जंक्शन पर जितनी भी करंट होंगी उन सब का अगर हम जोड़ कर देंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसके एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका करते हैं
क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? सिग्मा आई शुड बी इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मींस एट एनी जंक्शन all the currents, sum of all the currents will be equal to 0। किसी भी जंक्शन पर सभी धाराओं का योग शून्य के बराबर होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जंक्शन पर जितनी भी करंट्स होंगी उन सबका सम 0 के बराबर आएगा, उन सबका योग 0 के बराबर होगा। अब करंट तो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, जो एक इस डायरेक्शन पे होगी और एक इस डायरेक्शन पे होगी तो जुड़ करके 0 बना लेगी। करंट तो एक अदिश राशि है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अदिश राशियां जुड़ेंगी और 0 कैसे बना सकती हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को भी हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। कैसे? क्योंकि अगर किसी चीज का किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा चीजों का योग शून्य आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि उनमें से कुछ चीजें प्लस में होंगी और कुछ चीजें माइनस में होना जरूरी है। अगर सारी राशियां प्लस में हैं तो भी 0 नहीं हो सकता, सारी राशियां अगर नेगेटिव हैं तो भी उनका योग 0 नहीं हो सकता। तो कुछ करंट वहां पर प्लस होनी चाहिए और कुछ करंट वहां पर माइनस होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल बनाया कि किसी भी जंक्शन पर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जंक्शन पर 2 तरह की करंट्स हमको मिलती हैं। एक वो करंट जो जंक्शन की ओर आ रही होती हैं और दूसरे प्रकार की वो करंट्स जो जंक्शन से दूर जा रही होती हैं। तो हमने उनके लिए एक रूल बना लिया कि जो करंट्स जंक्शन की ओर आ रही होंगी उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और जो करंट्स जंक्शन से दूर जा रही होंगी उनको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। इस तरह से वहां पर कुछ करंट्स पॉजिटिव हो जाएंगी, कुछ करंट्स नेगेटिव हो जाएंगी और उसके बाद जब हम उनका सम करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो 0 नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज आप इसमें सोच सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल जरूरी है कि जो करंट जंक्शन की ओर आ रही है उन्हें प्लस लिया जाए और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उन्हें माइनस लिया जाए? तो बेटा ऐसा मैं बता दूं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आप चाहते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट को प्लस, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को माइनस लिया जाए, तो आप ऐसा कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ऐसी कर लें आप। अगर आप चाहते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट को हम नेगेटिव लेना चाहते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप ये भी कर सकते हैं। तो किस करंट को प्लस लेना है और किस करंट को माइनस लेना है, इसका ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो मर्जी वो आप कर लें। लेकिन हम लोगों ने अपना एक रूल बनाया है कि जो करंट जंक्शन की ओर आएंगी हम उन्हें प्लस में लिखेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर जाएंगी हम उन्हें माइनस में लिखेंगे। तो हम वैसा करते हैं। अगर आप अपने मन में एक रूल बना लें कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट नेगेटिव और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट पॉजिटिव, तो वो भी सही है, कोई गलत नहीं है उस पर। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे आप देखिए। यहां पर मैंने मान लिया एक जंक्शन है और इस जंक्शन पर बहुत सारे कंडक्टर आकर ऐसे यहां पर मिलते हैं, इस तरह से ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स आकर के इस जंक्शन पर मिलते हैं। कुछ कंडक्टर्स हैं जो कि करंट को जंक्शन की ओर लाते हैं, कुछ भी आप मान लें I2, और कुछ कंडक्टर हैं जो जंक्शन से करंट को दूर ले जाते हैं। कैसे भी आप बना लें। सो दिस इज अ जंक्शन और जंक्शन पे ही फर्स्ट रूल लगता है और इतने सारे कंडक्टर्स हैं, उनमें से कुछ कंडक्टर्स आप देख रहे हैं करंट को जंक्शन की ओर ला रहे हैं, जैसे I1, I2, I6, I7, ये सब जंक्शन की ओर आ रही हैं। और कुछ करंट्स हैं, कुछ कंडक्टर जो करंट को जंक्शन से दूर ले जा रहे हैं, I3, I4, I5, ये करंट को जंक्शन से दूर ले जा रहे हैं। तो हमारा क्या रूल है कि जो करंट जंक्शन की ओर आती है उसे हम प्लस ले लेंगे, जो
जो पास आ रही प्लस, जो दूर जाएगी माइनस ले लेंगे। आप उल्टा करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, I1 is approaching to the junction, so we can take I1 as positive sign. Okay, I3 is going out from the junction, so we will take it with negative sign I3. I2 फिर जंक्शन की ओर आ रही है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। I4 जंक्शन से दूर जा रही है, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। I6 जंक्शन की ओर आ रही है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। I5 जंक्शन से दूर जा रही है, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। I7 जंक्शन की ओर आ रही है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। सारी करंट्स हमने ले ली और इन सब का अलजेब्रिक सम हमने 0 के बराबर कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, इसमें हम एक और स्टेप आगे जाकर के जितने नेगेटिव टर्म है उन सबको हम उधर भेज सकते हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स क्या बचेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I6 प्लस I7, और बाकी हम उधर भेजेंगे तो I3 उधर चला जाएगा, I4 भी उधर चली जाएगी और I5 भी चला जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां पर इसको देख कर ना हम एक स्टेटमेंट और बना सकते हैं। कैसे, आप ध्यान से देखें, I1 I2 I6 I7 सारी की सारी करंट जंक्शन की ओर आ रही हैं। तो ये क्या हुआ, जंक्शन की ओर आने वाली करंट का योग। ये I3 I4 I5 सब जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो इधर की तरफ क्या हुआ, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का जोड़, और बीच में क्या है, बराबर का निशान। इसका मतलब साफ है कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ संधि से दूर जाने वाली धाराओं के जोड़ के बराबर होता है। हम एक स्टेटमेंट ये भी कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर किसी विद्युत परिपथ पर की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमने इसको देख करके, ये जो हमने पहले तो बेसिक रूल यही है, उसके बाद हमने जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन किया उसको देखकर हमने एक और बना लिया। तो चाहे इसको बताएं या इसको, दोनों सही है। बेसिक ये वाला है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और बचती है बेटा, कि ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है, जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, करंट रूल भी कहते हैं, तो क्या ये किरचॉफ ने कोई नया नियम बनाया है? क्या ये कोई नया रूल है? तो आंसर ये कोई नया रूल नहीं है। ये वही रूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा? ये रूल है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ है ये। कैसे? आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर हम करंट की बात कर रहे हैं, और करंट बेसिकली क्या चीज होती है? आंसर है करंट बेसिकली चार्ज होता है। एक सेकेंड में जो चार्ज कंडक्टर में से फ्लो होता है उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो हम चाहें तो करंट बेसिकली चार्ज है, इसलिए करंट की जगह पर हम चार्ज वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस जंक्शन की तरफ कुछ कंडक्टर्स से चार्ज आ रहे हैं। यहां पर चार्ज आए, ये चार्ज यहां पर लाया, इससे भी आया, इससे भी चार्ज आया, इससे भी आया,
और कुछ कंडक्टर्स यहां से चार्ज ले जा रहे हैं। अब जंक्शन पर चार्ज का कोई स्टोर नहीं है। अगर जंक्शन पर चार्ज का स्टोर नहीं है तो चार्ज कहां जाएगा? आंसर है अगर स्टोर नहीं है तो जितना चार्ज आएगा उसको बाहर जाना भी पड़ेगा। अगर 1 सेकेंड में 100 चार्ज यहां पर आ रहा है तो उस 1 सेकेंड में यहां से 100 चार्ज को बाहर जाना भी पड़ेगा, क्योंकि जितने चार्ज आएंगे, अगर 100 आ रहा है, आप ये कहते हैं कि 100 आ रहा है और 90 बाहर जा रहा है, तो फिर वो 10 चार्ज का क्या हुआ? चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक दूसरे को मार नहीं सकते, ये भी कंजर्वेशन के लॉ के खिलाफ हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि पूरा चार्ज 100 चार्ज यहां पर आया और 120 चार्ज बाहर जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमको चार्ज को क्रिएट करना भी नहीं आता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ तो हमने पढ़ा हुआ है ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पर सेकंड जितना चार्ज इस जंक्शन पर आएगा उसी समय में उतने चार्ज को बाहर भी जाना पड़ेगा। इसलिए यह कोई नया रूल नहीं है, यह आवेश के संरक्षण पर आधारित एक नियम है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? तो आंसर है किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप याद रखें दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये बेटा जो आज हम लोगों ने पढ़ा ये किरचॉफ के पहले नियम के बारे में था। किरचॉफ का दूसरा नियम भी है, अब उसको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उसे स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको सारी वर्ड्स सारा रूल समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।